अरे बच्चों, कल एसए 1 अर्धवार्षिक परीक्षा आप लोग का भूगोल विषय का बचा हुआ है जो 5 तारीख को फर्स्ट सिटिंग में होने वाला है। बहुत सारे बच्चों का रिक्वेस्ट आ रहा था कि आप खाली 12th क्लास का बनाते हैं, 11th क्लास का तो बना ही नहीं रहे हैं। तो बड़ी मेहनत से भाई 11th क्लास ज्योग्राफी का मैंने तैयार कर लिया है, लेकिन पूरा नहीं तैयार कर पाया, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। 3 किताब आप लोग को पढ़ना है। पहला किताब में 14 चैप्टर तक आप लोग का आएगा। उसमें से इस वीडियो में हम लोग 7 चैप्टर तक के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आपके लिए बहुत उपयोगी है। और कल हो सकता है कल सेकेंड पार्ट का वीडियो में हम लोग बाकी 14 कंप्लीट कर लेंगे। और एक जो सेकेंड किताब आपको जो पढ़ना है उसमें से 2 चैप्टर से आएगा, तो उसका आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लीजिएगा और एक प्रायोगिक वाला से आएगा। तो फिलहाल हम लोग पहला किताब का करते हैं 7 चैप्टर का कंप्लीट। चैनल पर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो थोड़ा सा जल्दी जल्दी बोलेंगे, समय बहुत ज़्यादा लग जाता है, इसलिए आप लोग ध्यान से इसको देखिएगा और याद करते जाइएगा। पहला क्वेश्चन जो है कह रहा है, निम्नलिखित में से किस लक्षण को भौतिक लक्षण कहा जा सकता है? तो यहाँ जगह मैदान। निम्नलिखित में से किस विद्वान में भूगोल शब्द का प्रयोग किया? तो इरेस्टनीज ने किया था। पृथ्वी के धरातल पर तत्वों तथा तथ्यों के मध्य कार्यकरण संबंध निम्नलिखित में से किससे जुड़ा हुआ है? तो क्यों से। भूगोल का उद्देश्य धरातल की प्रादेशिक क्षेत्रीय भिन्नता का वर्णन एवं व्याख्या करना है। यह कथन किसका है? तो हार्ट्सॉर्न ने का है। प्रादेशिक उपागम का प्रवर्तन निम्न में से किस भूगोलवेत्ता द्वारा किया गया है? तो कार्ल रिटर। निम्नलिखित में से कौन भौतिक भूगोल की शाखा नहीं है? मानव शास्त्र। भूगोल के अंतर्गत पृथ्वी तल की क्षेत्रीय विभिन्नताओं को सर्वप्रथम किस विद्वान द्वारा सम्मिलित किया गया था? तो रिचर्ड हार्ट्सॉर्न द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा विषयक कालिक संश्लेषण करता है? तो इतिहास। भूगोल शब्द किन 2 शब्दों से मिलकर बना है? तो जियो प्लस ग्राफोस से। क्रमबद्ध भूगोल का परिवर्तन किसने किया था? तो हम बोल्ट ने। निम्नलिखित में से सांस्कृतिक लक्षण कौन नहीं है? तो महाद्वीप। भूगोल का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी का वर्णन। भूगोल पृथ्वी तल का क्षेत्र विवरणी विज्ञान है। यह कथन किससे संबंधित है? तो अल्फ्रेड हेटनर से। अधिवास भूगोल एवं जनसंख्या भूगोल का संबंध किससे है? मानव भूगोल से। भूगोल धरातल के विभिन्न भागों के करणात्मक रूप से संबंधित तथ्यों में भिन्नता का अध्ययन करता यह कथन किसका है? तो अल्फ्रेड हेटनर का। निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल की एक शाखा है? आर्थिक भूगोल। निम्नलिखित में से भौतिक भूगोल का संबंध किससे है? तो मृदा शास्त्र। निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक तत्व नहीं है? मैदान। किस भूगोलवेत्ता को आधुनिक भूगोल का जनक कहा जाता है? अलेक्जेंडर वान हमबोल्ट को। सर्वप्रथम विश्व का मानचित्र बनाने वाला भूगोलवेत्ता कौन है? तो टॉलेमी। भूगोलवेत्ता इरेस्टनीज का संबंध किस देश से है? यूनान मतलब ग्रीक से। निम्नलिखित विषयों में कौन सा युग स्थानीय एवं कालिक विश्लेषण करता है? भूगोल तथा इतिहास। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक लक्षण नहीं है? सड़कें। निम्नलिखित में किसे भौतिक लक्षण में शामिल किया जा सकता है? पठार। मैदानी क्षेत्र का प्रयोग सर्वाधिक मात्रा में किस कार्य के लिए किया जाता है? कृषि। मानव के निवास स्थल, भोजन, वस्त्र आदि को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है? जलवायु। निम्नलिखित में से जीआईएस का विस्तारित रूप क्या है? तो ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। बस्ती या अधिवास भूगोल की एक शाखा निम्नलिखित में से कौन है? तो नगरीय भूगोल। निम्नलिखित में से भौगोलिक अध्ययन का चतुर्थ आयाम क्या है? समय। जल विज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन नहीं किया जाता? मैदान। निम्नलिखित में कौन भौतिक या प्राकृतिक भूगोल से संबंधित है? मृदा शास्त्र। निम्नलिखित में कौन सा सांस्कृतिक लक्षण है? सड़कें। निम्नलिखित में कौन सामाजिक विज्ञान में सम्मिलित नहीं है? मृदा विज्ञान। मानव भूगोल में कौन शामिल नहीं है? खगोलीय भूगोल। भूगोल काल एवं स्थान के संदर्भ में किसे केंद्र मानकर अध्ययन करता है? मानव। किसी एक तथ्य या पहलू का विश्व स्तर पर क्रमबद्ध अध्ययन क्या कहलाता है? क्रमबद्ध उपागम। आर्थिक भूगोल के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसका अध्ययन नहीं किया जाता है? मॉनसून। भूगोल को वैज्ञानिक विषय के रूप में प्रतिस्थापित करने में किसी प्रश्न का योगदान नहीं है? कब। प्राकृतिक विज्ञान के अंतर्गत किसे सम्मिलित नहीं करेंगे? जननांकी। मानव भूगोल के अंदर निम्नलिखित में किसे सम्मिलित किया जा सकता है? तो जनसंख्या एवं अधिवास
भूगोल। जल विज्ञान का संबंध निम्नलिखित में किससे है? समुद्र विज्ञान। भू सूचना तंत्र के अंतर्गत निम्नलिखित में किसे सम्मिलित किया जा सकता है? जीपीएस। जीव भूगोल के अंतर्गत किसे सम्मिलित नहीं कर सकते हैं? भू आकृति विज्ञान। खनिज संपदा की दृष्टि से कौन से क्षेत्र संपन्न होते हैं? पठारी क्षेत्र। पर्यावरण भूगोल निम्नलिखित में किससे संबंधित है? पर्यावरण विज्ञान। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में सर्वमान्य सिद्धांत है बिग बैंग सिद्धांत। पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में एक प्रसिद्ध सिद्धांत वायवस्व राशि की परिकल्पना का प्रतिपादन भूगोलवेत्ता ने किया था, तो इमैनुअल कांत ने। निहारिका परिकल्पना का संबंध किससे था? लाप्लास से। इनमें से किस परिकल्पना में यह कहा गया है कि ग्रहों का निर्माण धीमी गति से घूमते हुए पदार्थों के बादल से हुआ है? तो निहारिका परिकल्पना। निहारिका परिकल्पना का प्रतिपादन कब किया गया था? 1796 ईस्वी। ब्रह्मांड की एक भ्रमणशील तारा सूर्य के नजदीक से गुजरा, जिसके परिणाम स्वरूप तारे के गुरुत्वाकर्षण से सूर्य सतह से श्रृंगार के आकार का कुछ पदार्थ निकलकर अलग हो गया। या तारा जब सूर्य से दूर चला गया तो सूर्य सतह से बाहर निकला हुआ यह पदार्थ सूर्य के चारों तरफ घूमने लगा और यह धीरे धीरे संग्रहित होकर ग्रहों के रूप में परिवर्तित हो गया। बाप रे, इतना लंबा चौड़ा था। यह कथन किसने प्रस्तुत किया? तो चैंबर्स एवं मोल्टन ने। द्वैतारक सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो ब्रह्मांड में सूर्य के साथ एक और तारा का होना। 1920 ईस्वी में यह किसने कहा कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है? तो एडविन हबल ने। बिग बैंग की घटना आज से कितने वर्ष पूर्व हुई? तो 13.7 अरब वर्ष पूर्व। पहले परमाणु का निर्माण कब हुआ? बिग बैंग होने के आरंभिक 3 के अंतर्गत। बिग बैंग से 3 लाख वर्षों के दौरान ब्रह्मांड में कौन सी घटना घटी? तो इनमें से सभी घटना घटी। ब्रह्मांड का विस्तार से तात्पर्य क्या है? तो आकाशगंगाओं के बीच की दूरी में विस्तार होना। स्थिर अवस्था संकल्पना किससे प्रस्तुत किया? तो होयल। प्रकाश वर्ष क्या है? तो ब्रह्मांड में दूरी मापने की इकाई। तारों का निर्माण लगभग कितने वर्ष पूर्व हुआ था? तो 5 से 6 अरब वर्ष पूर्व। प्रकाश की गति कितनी होती है? तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। पृथ्वी और सूर्य की औसत दूरी होती है तो 14,95,98,000। पृथ्वी और सूर्य की औसत दूरी प्रकाश वर्ष के संदर्भ में प्रकाश वर्ष का कितना है? तो केवल 8.311। सौरमंडल का जनक किसे कहा जाता है? तो निहारिका को। सौरमंडल के 8 ग्रहों में से किन ग्रहों को आंतरिक ग्रह कहा जाता है? तो सूर्य से दूरी के अनुसार पहले 4 ग्रहों को। सौरमंडल में स्थित प्रथम 4 ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल किन पदार्थों से बने हैं? तो शैलों और धातुओं से। जोवियन ग्रह किसे कहते हैं? तो बृहस्पति के समान ग्रह को। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है चंद्रमा। द बिग स्प्लैट किससे संबंधित है? तो चंद्रमा की उत्पत्ति से। चंद्रमा की उत्पत्ति लगभग कितने वर्ष पूर्व हुई? लगभग 4.44 अरब वर्ष पूर्व। पृथ्वी पर जीवन का विकास कब हुआ? 380 करोड़ वर्ष पूर्व। भूपर्पट्टी पर हल्के व भारी घनत्व वाले पदार्थों के अलग होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? विभेदन। पृथ्वी के वायुमंडल की वर्तमान संरचना में किसका प्रमुख योगदान है? नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन। प्रारंभिक वायुमंडल में किन तत्वों की अधिकता थी? तो हाइड्रोजन व हीलियम। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कितने साल पहले विकसित हुई? तो 250 से 300 करोड़ वर्ष पहले। पृथ्वी पर जीवन का विकास कितने वर्ष पूर्व आरंभ हुआ? 3.80 अरब वर्ष पूर्व। निम्नलिखित में कौन सी संख्या पृथ्वी की आयु को प्रदर्शित करती है? तो 460 करोड़ वर्ष। निम्न में कौन सी अवधि सबसे लंबी है? ईओन। निम्न में कौन सा तत्व वर्तमान वायुमंडल के निर्माण व संशोधन में सहायक नहीं है? विभेदन। निम्नलिखित में से भीतरी ग्रह कौन से है? तो बिना उपग्रह वाले ग्रह। पृथ्वी पर जीवन निम्नलिखित में कितने वर्षों पहले आरंभ हुआ? तो 3 अरब 80 करोड़ वर्ष पहले। निम्नलिखित में से किस युग को मत्स्य युग कहा जाता है? तो डिवोनियन युग। निम्नलिखित में से किस युग को डायनासोर का युग कहा जाता है? तो जुरासिक युग। सूर्य की उत्पत्ति कितने वर्ष पूर्व हुई? तो 5 अरब वर्ष पहले। निम्नलिखित में से किस युग को खड़िया युग कहा जाता है? तो क्रेटेशियस युग को। बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति लगभग कितने वर्ष पूर्व हुई थी? तो 13.7 अरब वर्ष पूर्व। निम्नलिखित में कौन भूगर्भ की जानकारी का प्रत्यक्ष साधन है? ज्वालामुखी। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? तो 6370 किलोमीटर। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने का निम्नलिखित में कौन सा प्रत्यक्ष स्रोत है? तो इनमें सभी। सबसे गहरा प्रवेधन कितनी गहराई तक किया गया है? तो 12 किलोमीटर। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने का निम्नलिखित में कौन अप्रत्यक्ष स्रोत है? भूकंपनीय तरंगे। पृथ्वी के धरातल पर सबसे अधिक गुरुत्वाकर्षण बल कहाँ होता है? तो ध्रुवों पर। दक्कन ट्रैप के शैल समूह किस प्रकार की ज्वालामुखी उद्गार का परिणाम है? प्रवाह।
निम्नलिखित में कौन सा स्थल मंडल को वर्णित करता है? तो भूपटल व ऊपरी मेंटल। निम्नलिखित में कौन सी भूकंप तरंगे चट्टानों में संकुचन व फैलाव लाती है? पी तरंगे। भूकंपीय तरंगों का अंकन करने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो सिस्मोग्राफ। निम्नलिखित में कौन भूगर्भित तरंगे है? तो उपयुक्त दोनों, मतलब पी तरंगे और एस तरंगे। धरातल पर वह बिंदु जहां सर्वप्रथम भूकंप अनुभव किया जाता है कहलाता है अधिकेंद्र। सबसे तीव्र गति वाली भूकंपीय तरंग कौन सी है? पी तरंग। इनमें से कौन सी तरंग तरल भाग में लुप्त हो जाती है? एस तरंगे। इनमें से कौन सी तरंग सबसे अधिक विनाशकारी होती है? एल तरंगे। ऐसे क्षेत्र जहां कोई भी भूकंपीय तरंगे लेखित नहीं होते उसे कहते हैं भूकंपीय छाया क्षेत्र। भूकंप से उत्पन्न हुई समुद्री लहरों को क्या कहते हैं? सुनामी। महासागरों के नीचे भूपट्टी की औसत मोटाई कितनी है? 5 किलोमीटर। महाद्वीपों के नीचे भूपट्टी की औसत मोटाई कितनी है? 30 किलोमीटर। निम्न में कौन सी परत पृथ्वी के सबसे ऊपरी भाग में पाई जाती है? भूपरपट्टी। निम्नलिखित में किन दो परतों से मिलकर स्थलमंडल बना है? भूपरपट्टी एवं मेंटल का ऊपरी भाग। मेंटल का विस्तार कितनी गहराई तक हुआ है? तो 2900 किलोमीटर। मोह अशांतया किन दो परतों की सीमा को कहते हैं? तो भूपट्टी और मेंटल को। गुटेनबर्ग अशांतया किन दो परतों की सीमा को कहते हैं? तो मेटल और क्रोड को। क्रोड किन दो भारी पदार्थों से मिलकर बना है? निकिल एवं लोहा। पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत कौन सी है? आंतरिक क्रोड। बाह्य क्रोड किस अवस्था में है? तरल। आंतरिक क्रोड किस अवस्था में है? ठोस। भूगर्भ में स्थित तरल चट्टानी पदार्थ क्या कहलाते हैं? मैग्मा। निम्नलिखित में कौन अंतर्विरोधी आकृतियां हैं? तो इनमें से सभी। निम्न भूकंपीय तरंगों में सबसे विस्तृत छाया क्षेत्र किस तरंग का है? तो एस तरंग। निम्नलिखित में किन भूकंपीय तरंगों का छाया क्षेत्र 105 डिग्री से 145 डिग्री तक है? तो पी एवं एस तरंगों का। पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? 5.5। पृथ्वी की सबसे हल्की परत कौन सी है? भूपरपट्टी। दुर्लभता मंडल का विस्तार कहाँ है? ऊपरी मेंटल। ज्वालामुखी उद्गार के दौरान निकलने वाले लावा का स्रोत निम्न में कौन सा है? दुर्लभता मंडल। ज्वालामुखी विस्फोट से बने बड़े गड्ढे को क्या कहते हैं? कालडेरा। निम्न में किस ज्वालामुखी प्रकार में अत्यधिक तरल लावा निकलता है? तो बेलसाल्ट प्रवाह क्षेत्र। ज्वालामुखी उद्गार से निकलने लावा के ठंडा होने से निम्न में कौन सी चट्टानें बनती है? आग्नेय चट्टान। भूगर्भ में मैग्मा का जमाव तथा तस्तरी के आकार में होता है तो उसे क्या कहते हैं? तो लेफोलिथ। पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीप फैले हुए हैं? 29। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत कब प्रस्तावित किया गया? 1912। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो अल्फ्रेड वेगनर। प्लेट विवर्तनिकी का प्रतिपादन किसने किया? तो इनमें सभी। निम्न में से किसने सर्वप्रथम यूरोप, अफ्रीका व अमेरिका के साथ स्थित होने की संभावना व्यक्त की? तो अब्राहम आर टेलियस। दक्षिणी तथा उत्तरी अमेरिका और यूरोप तथा अफ्रीका के आपस में जुड़े होने की संभावना सर्वप्रथम कब प्रकट की गई? तो 1596 ईस्वी। कार्बोनेफेरस युग में समस्त स्थल भाग एक रूप से जुड़े हुए थे, इसे किसने जाना जाता है? तो ये जाना जाता है पैजिया। पैजिया के चारों ओर फैले महासागर किस नाम से जाने जाते हैं? तो पैंथालासा। पैजिया कब दो भागों में टूटकर अलग हुआ? तो 20 करोड़ वर्ष पूर्व। पैजिया का विभाजन दो महाद्वीप पिंडों के रूप में हुआ। इनमें से उत्तरी भूखंड किस नाम से जाने जाते हैं? तो लारेसिया। पैंजिया के दो भागों में विखंडन के बाद दक्षिणी भाग किस नाम से जाना जाता है? तो गोंडवाना लैंड। इनमें से कौन महाद्वीप गोंडवाना लैंड का भाग है? ऑस्ट्रेलिया। किस विधि से महासागरों के पार महाद्वीपों की चट्टानों निर्माण के समय को सरलता से जाना जा सकता है? तो रेडियोमेट्रिक काल निर्धारण। हिमानी निक्षेप से निर्मित अवसादी चट्टानें क्या कहलाती है? टीलाइट। वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन के लिए कौन सा बल को उत्तरदायी माना? तो इनमें से दोनों को। पोलर फ्लिंग या ध्रुवीय बल किससे संबंधित है? पृथ्वी के घूमने से। सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण से प्रभावित होकर महासागरों में ज्वार पैदा होते उसे किस नाम से जाना जाता है? ज्वारीय बल। संवहना धारा सिद्धांत का संबंध निम्न में किस विद्वान से है? तो आर्थर होम्स। महासागरीय अधस्थल विस्तार सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? हेस ने। सागरीय अधहस्त से विस्तार सिद्धांत की व्याख्या करते हुए हेस ने निम्न में से किस अवधारणा पर विचार नहीं किया? तो विभिन्न महाद्वीपों में जीवाश्मों का वितरण।
रिंग ऑफ द फायर किस सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र को कहा जाता है? तो परिप्रशांत महासागरीय क्षेत्र। ठोस जलनायन का विशाल एवं अनियमित आकार का खंड जो महाद्वीपीय और महासागरीय स्थल मंडलों से मिलकर बना उसे क्या कहते हैं? प्लेट। जिन प्लेट का अधिकांश भाग महासागरीय क्षेत्र होता है उसे कौन सा प्लेट कहते हैं? तो महासागरीय प्लेट। इनमें से कौन सा महासागरीय प्लेट है? प्रशांत प्लेट। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी का स्थल मंडल कितने मुख्य प्लेट में विभक्त है? 7। 1967 ईस्वी मैकेंजी, पार्कर और मोर्गन ने स्वतंत्र रूप से उपलब्ध विचारों को समन्वित कर कौन सी अवधारणा प्रस्तुत की? तो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। स्थल मंडल के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है तो भूपर्पट्टी एवं ऊपरी मेंटल। स्थल मंडल की मोटाई महाद्वीपीय भागों में लगभग कितनी है? तो 200 किलोमीटर। प्लेट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो टूजो विल्सन ने। इनमें से कौन मुख्य प्लेट नहीं है? तो कोकस प्लेट। इनमें से कौन लघु प्लेट के अंतर्गत नहीं आते हैं? तो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। यूरेशियन प्लेट किस प्रकार के प्लेट का उदाहरण है? तो महाद्वीपीय। जब दो प्लेट एक दूसरे से विपरीत दिशा में अलग हटती है तो नई परपट्टी का निर्माण होता है, उसे क्या कहते हैं? अपसारी। पृथ्वी का सबसे बड़ा मुख्य प्लेट का नाम बताए तो यूरेशियन प्लेट। वह स्थान जहाँ से प्लेट एक दूसरे से दूर हटती है इसे क्या कहा जाता है? प्रसारी स्थान। एक प्लेट जहाँ दूसरे प्लेट्स के नीचे धंसती है और भूपर्पट्टी नष्ट होती है वह क्या कहलाता है? तो अभिसरण सीमा। रूपांतरण सीमा की विशेषता है कि जहां भूपर्पट्टी का निर्माण अविनाश दोनों का नहीं होना। रूपांतरित सीमा में प्लेट एक दूसरे के साथ किस किस दिशा में सरक जाती है? तो क्षैतिज। अटलांटिक कटक के प्लेट प्रवाह कितनी है? तो 2.5 सेंटीमीटर। वर्तमान हिमालय पर्वत की उत्पत्ति का संबंध किस सागर से? टेथियस सागर। लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले जब पैंजिया विभक्त हुआ तब भारत किस दिशा की ओर खिसकना आरंभ हुआ? तो उत्तर। लगभग 4 से 5 करोड़ वर्ष पहले भारत यूरेशिया से टकराया। इसके परिणाम स्वरूप किसका उत्थान हुआ? तो हिमालय पर्वत। भारतीय प्लेट के यूरेशियन प्लेट की तरह प्रवाह के दौरान लावा प्रवाह हुआ जिससे किसका निर्माण हुआ? दक्कन ट्रैप। भारत में किस प्राचीन भूखंड का एक भाग है? तो गोंडवाना लैंड। एशिया यूरोप के प्राचीन स्थल खंड को किस नाम से जानते हैं? तो यूरेशिया। महाद्वीपीय भारत और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीपीय भाग सम्मिलित रूप से कौन है? तो भारतीय प्लेट। भारतीय प्लेट का हिमालय पर्वत श्रेणी के साथ साथ पाया जाने वाला प्रविष्ठान क्षेत्र भारत की उत्तरी सीमा निर्धारण करता है। यह अभिसरण का कौन सा रूप है? तो महाद्वीपीय और महाद्वीपीय प्लेट। सुनामी शब्द की उत्पत्ति कहाँ हुई? जापान से। वैगनर कहाँ से प्रसिद्ध मौसम वेता थे? जर्मनी। कोलंबस ने अमेरिका की खोज कब की थी? 1498 ईस्वी। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? तो अंटाफाला। ज्वालामुखी का ऊपरी भाग जहां से लावा निकलता है क्या कहता है? क्रेटर। माउंट एटना सक्रिय ज्वालामुखी किस महाद्वीप पर है? तो सिसिली। रिंग ऑफ फायर इनमें से किसे कहा जाता है? तो परिप्रशांत महासागरीय पेटी। ईस्टर द्वीप के निकट पूर्वी प्रशांत महासागरीय उभार जो चिली से 3400 किलोमीटर पश्चिमी की ओर दक्षिण प्रशांत महासागर में है, इसकी प्रवाह दर सर्वाधिक कितना है? तो 5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष से भी अधिक। निम्न में कौन महाद्वीप लारेशिया का भाग था? तो एशिया। निम्नलिखित में कौन सी एक अनुक्रिया प्रक्रिया है? तो अपरदन। जल योजन प्रक्रिया निम्नलिखित पदार्थों किससे प्रभावित है? तो लवण। अपक्षयन किसके लिए महत्वपूर्ण प्रक्रिया है? मृदा निर्माण के लिए। निम्नलिखित में कौन सा अपक्षयन का रूप है? इनमें से सभी, मतलब भौतिक, रासायनिक, जैविक। भौतिक अपक्षयन के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तापमान। निम्नलिखित में कौन दो महत्वपूर्ण तत्व जलवायु से संबंधित है? तो तापमान एवं वर्षा। मृदा निर्माण किस प्रक्रिया से संबंधित है? अपक्षय। निम्नलिखित में कौन सा अपक्षय शीत प्रदेशों में क्रियाशील नहीं होता है? तो भौतिक अपक्षय। निम्नलिखित में कौन सा अपरदन का कार्य नहीं बल्कि परिणाम है? तो विस्थापन। ऑक्सीडेशन का सर्वाधिक प्रभाव निम्नलिखित में किस पर होता है? तो लौह खनिजों पर। निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया नहीं है रासायनिक अपक्षयन की? तो हिमकरण एवं पिघलन। लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण। मृदा निर्माण के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है? जनक शैल। रासायनिक अपक्षयन में निम्नलिखित में किसे सम्मिलित किया जा सकता है? ऑक्सीकरण। निम्नलिखित में कौन सा भू आकृति प्रक्रिया का कारण नहीं है? भूकंप। शैलों का टूटकर अपने स्थान पर पड़े रहना क्या कहलाता है? अपक्षयन। अपक्षय।
तल संतुलन बल के अंतर्गत किसे सम्मिलित किया जाता है? बहिर्जनिक बल। किस प्रकार के जल वायविक अत्यधिक तीव्र गति से होता है? दशाओं में अपर्दन, तो गर्म एवं आर्द्र। धरातल पर अपर्दन के माध्यम से उच्चावचन के मध्य अंतर के कम होने को क्या कहा जाता है? तो तल संतुलन। स्थल रूपों को प्रभावित करने वाले बहिर्जनिक बल के अंतर्गत किसे सम्मिलित नहीं करते हैं? भूकंप। बच्चों थोड़ा था बढ़ा देते हैं इसको, आप देखते जाइए। अब लास्ट ही है, वीडियो बहुत लंबा हो गया है। ये सारा इम्पोर्टेंट है बच्चों, इसमें से आएगा ज़रूर, आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। और जो सेकेंड पार्ट का वीडियो बनाएंगे वो आपका 8 से 14 तक का चैप्टर का रहेगा। टोटल आपको पहला बुक में 14 चैप्टर पढ़ना है, जिससे आपका क्वेश्चन आएगा। और सेकेंड बुक जो है आपका, उसे 2 चैप्टर को आपको पढ़ लेना है बढ़िया से। कोशिश करेंगे उसका वीडियो भी बना देंगे, लेकिन उसको आप लोग एक बार अपने से भी देख लीजिएगा अगर नहीं बना पाए तो आशा करते हैं आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। इन सब क्वेश्चन को बढ़िया से कर लीजिए, इसी में से आना है। वीडियो को आप रोक रोक कर इसको उतार भी लीजिए तो अच्छा रहेगा, या फिर आप मेरा साइट का पता आप जानते ही हैं, DRGP82 क्रोम ब्राउज़र में सर्च करना है। वहाँ पर आपको क्लास 11-12 में जाना है। क्लास 11-12 में आपको क्लास 11 का भूगोल पर जाना है, और भूगोल में आपको फिर मिल जाएगा ये सारा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव चैप्टर बाय चैप्टर। तो वहाँ से भी आप देख कर लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं। और ऊपर में ट्रांसलेटर का बटन लगा हुआ है, आप इसको अंग्रेजी में, हिंदी में, उर्दू, बांग्ला, मराठी, जो भाषा में आप चाहते हैं उस भाषा में इसको आप कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। सारी व्यवस्था की हुई है, सब निःशुल्क है, बस आपको करने की आवश्यकता है। आप अगर करते हैं तो ये आपके ही फायदा का चीज़ है। आगे आपकी इच्छा, आप कीजिएगा कि केवल वीडियो देख देख के रहिएगा, वो आप पर निर्भर करता है। ऐसे लिख लिख कर याद करना ज़्यादा दिन तक याद होता है, और सुना हुआ बात तो और ज़्यादा दिन तक याद होता है। और यदि आप इन क्वेश्चनों को डिस्कस करते हैं किसी के साथ तो वो और ज़्यादा दिन तक याद रहता है। और बच्चों ऐसा नहीं है कि ये जो है क्वेश्चन Essay 1 एग्ज़ाम के लिए ही इम्पोर्टेंट है, बल्कि ये आपके फाइनल एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो इसको बढ़िया से देख लीजिए, कॉपी में नोट कर लीजिए, याद कर लीजिएगा, ताकि आपका फाइनल एग्ज़ाम अच्छे से जाए। क्योंकि फाइनल एग्ज़ाम का मार्क्स ही आपका डिवीज़न तय करेगा, जो आपके भविष्य में काम देने वाला है। तो देख रहे बच्चों, वीडियो को तो हम धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, कहे कि बहुत लंबा हो जा रहा है, बोलते बोलते अब मुँह भी दर्द करने लगा था। तो इसको आप लोग एक बार देख लीजिए, बढ़िया से लिख लीजिए। आठ से 14 तक सुबह में कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी बना देने का। तो ये अब लास्ट हो गया है क्वेश्चन। छब्बीस एक बार साइट को ज़रूर विजिट कर लीजिएगा, वहाँ भी आपको मिल जाएगा साइट पर। और उस साइट पर फॉलो का बटन लगा हुआ, फॉलो भी कर लीजिएगा, तो जब भी मैं कोई चीज़ डालूँगा आपको मिल जाएगा। तो इतना सारा क्वेश्चन है, आपको पहला बुक से 14 चैप्टर करना है, जिसमें 7 चैप्टर का मैंने बता दिया है। बढ़िया से इसको कर लीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ। जय हिंद, जय भारत।